नमस्कार मित्रों, आज से हम लोग तीसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे हमारे संविधान के तीसरे भाग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर इस यूनिट में सारा कानून न्यायालय से जुड़ी बातें हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सोर्स ऑफ लॉ। तो आखिर सोर्स ऑफ लॉ होता क्या है? तो सोर्स ऑफ लॉ का सिंपल डेफिनेशन है वेयर द लॉ कम्स फ्रॉम। आखिर वह विधियां, वह कानून जो हमारे संविधान में या फिर हमारे देश में कहां से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लॉ आखिर क्या होता है। तो लॉ को हिंदी में विधि कहते हैं, विधि का कानून। तो विधि का कानून तो सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, सेट में भी हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज यूज्ड टू गवर्न ए सोसाइटी कंट्री इज नोन एज लॉ। सिंपल डेफिनेशन में समझते हैं। तो अब लॉ समझते हैं कि लॉ आखिर कैसे आया। तो इसके तीन प्रकार है, कस्टम्स, लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल डिसीजन से न्यायालय लॉ बना सकती है, लेजिस्लेशन से पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और कस्टम से जो पुराने समय से चली आ रही है परंपरा, वो भी एक कानून के रूप में हमारे देश में स्थापित हो सकती है। तो अब फिर समझते हैं मेजर सोर्स ऑफ लॉ में पहला कस्टम है। तो कस्टम इट ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी रिटन और अनरिटन। रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, उसे ही हम लोग के देश में या किसी भी देश में कानून मान लिया जाता है। जैसे अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो जैसे अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान, हदीस। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो गीता, पुराण, ऐसे कई सारे स्रोत हैं जिससे कुछ ऐसी नियम कानून मिलते हैं जिसे हम लोग कानून मान लेते हैं। जैसे कि अगर एक दो उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो फिर हम लोग मतलब कि हमारे जो 16 संस्कार है वो भी एक कानून है, जिसमें 15वें संस्कार में पानी ग्रहण की चर्चा की गई है। पानी ग्रहण का मतलब शादी होता है, शादी की चर्चा। वही 16वें में अंत्योष्टि की चर्चा की गई है, जो जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, कस्टम, ट्रेडिशन हो गया। तो वहां से भी नियम कानून आ सकते हैं, आप लोग को पता होगा। फिर उन सारे के नियम है, शादी के अपना कुछ अलग कानून नियम होता है, अंत्येष्टि के कुछ अपना अलग नियम कानून होता है। तो रिटेन भी हो सकती है, अनरिटेन भी हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए सेवेनिटी, उनका कहना है कि कस्टम्स एज मेन सोर्स ऑफ लॉ, जो मेन सोर्स है लॉ का, वो रीति रिवाज कस्टम से ही है, क्योंकि हमारा जैसा कल्चर रहेगा उसी प्रकार का कानून भी हम लोग अपने देश में या किसी भी देश में जैसा वहां का कल्चर रहेगा उसी हिसाब से कानून बनाए जाएंगे। तो सेवेनिटी साहब का कहना था। अब देखिए, कस्टम में भी दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक नॉन ऑब्लिगेटरी, एक ऑब्लिगेटरी। तो नॉन ऑब्लिगेटरी वह कानून होता है जिसे आप मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। ये आपकी अंतरात्मा कंसाइंस पर डिपेंड करती है कि आपका मन है तो आप मानिए, नहीं मन है तो आप नहीं मानिए। कोर्ट इसमें कोई भी नियम, कोई भी आप पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन ऑब्लिगेटरी लॉ वह लॉ होता है जिसमें आपको आप पर कोर्ट आपसे संज्ञान ले सकता है। अगर आपने उसे नहीं माना तो कोर्ट इसके लिए आपको सजा भी दे सकता है। अब समझते हैं कि नॉन ऑब्लिगेटरी में ऐसे कौन सा लॉ होता है। तो इंट्रा कास्ट मैरिज। तो देखिए, हमारे देश में जो मोस्टली मैरिज होता है वो अरेंज मैरिज होता है, लेकिन आजकल एक नया परंपरा चल गया है लव मैरिज का। देखिए, आप लोग को मैं एक बात समझा दे रहा हूं कि लव अब कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अब आप लोग सोचिएगा कि लव और अट्रैक्शन में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि लव और अट्रैक्शन में क्या अंतर रहता है। आपने एक बगीचा देखा होगा, बगीचे में एक गुलाब का पेड़ है मान लीजिए, और एक माली है जो उस गुलाब के पेड़ में रोज सुबह शाम उसे पानी देता है, उसे उसका रखवाली करता है, उसे सींचता है और फिर उसे पेड़ बनाता है, बीज से पेड़ बनाता है। वो आपके माता पिता हैं जो अपने खून पसीने मेहनत की कमाई से आपको सींचे, आपको एक बीज से पेड़ बनाए, गुलाब का पेड़ बनाए, वो प्यार हो गया। और फिर अगर एक इंसान जाता है उस गुलाब के फूल को तोड़ लेता है और कहता है ये बहुत प्यारा है, मैं इससे प्यार करता हूं, तो प्यार नहीं हुआ, वो अट्रैक्शन हुआ। बस कुछ क्षणों के लिए अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं। और अगर इसके बारे में आपको ज्यादा समझना होगा तो सिगमंड फ्रॉइड की किताब पढ़िए, नहीं तो एक किताब है इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी, वो किताब है इरिक फ्रॉम साहब की, उसे पढ़ लीजिए, आपको कभी प्यार नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। तो इंट्रा कास्ट मैरिज हो गया, जो मतलब कि ऑब्लिगेटरी है। अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज कर भी लेता है तो उस पर कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकता। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आप शादी कर भी सकते किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में। आप समझते ऑब्लिगेटरी। तो देखिए, हिंदू कोड एक्ट 1955 के तहत सप्तपदी। सप्तपदी क्या होता है? तो सप्तपदी एक हिंदू
हिंदू में ऐसा माना गया कि सप्तपदी होने के बाद ही हिंदू धर्म में विवाह की पूर्णता मानी गई है, तो वो हमारे कानून में लिख दिया गया है, उसे मानना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा कोर्ट आपकी शादी को वैध नहीं मानेगा। आप समझते हैं कि आखिर टेस्ट क्या होता है, तो आखिर वह कौन से टेस्ट प्रमाण होते हैं जिससे हम मानेंगे कि ये लॉ कस्टम, जो ये कस्टम है वो लॉ है कि नहीं। तो सबसे पहले एंटीक्यूटी है, तो वो कितना पुराना है, लंबे समय से चला, कितना पुराना है। तो इसे इंडिया में हम लोग यूज नहीं करते, इसे ब्रिटेन में यूज किया जाता है कि अगर कोई नियम पुराना है तो उसे लॉ मान लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बात नहीं है। कॉन्टिन्यूअस, अब क्या देखते हैं कि पुराना तो है लेकिन साथ में क्या अभी तक वो चलता आ रहा है कंटिन्यूअस में, या फिर बीच में कहीं 100 साल के लिए उसे खारिज कर दिया गया फिर ले आया गया, तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो काफी लंबे समय से चलता आना चाहिए। इसे इंडिया में मान्यता देती है। जब कोर्ट नियम बनाता है तो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर कोर्ट नियम बना सकता है। अब मैटर ऑफ राइट, तो अब देखा जाता है कि क्या उस जो परंपरा चलते आ रहा है उससे किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे कि सती प्रथा। तो सती प्रथा एंटीग्यूटी भी था, पुराना भी था और कंटिन्यूअस चलते भी आ रहा था काफी लंबे समय से। लेकिन मैटर ऑफ राइट, किसी के राइट का हनन हो रहा था, महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा था, तो हम लोगों ने उसे बैन कर दिया। एक और चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डाइवोर्स है, तलाक का जो प्रथा है, वो हमारे संविधान में हिंदू महिलाओं को तलाक का जो अधिकार है वो 1955 में दिया गया। इससे पहले तलाक हमारे धर्म में नहीं था। तो अब ये देखा गया था कि ऐसे काफी महिलाओं को दमन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो इस काफी विरोध के बाद भी नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल 1955 लाया और महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया। तो वो देखा गया कि उससे किसी मैटर का हनन हो रहा था, तो उसे लाया गया, इंक्लूड किया गया। आप समझते हैं कि रीजनेबलनेस क्या है, तो आखिर क्या वो नियम कस्टम के पीछे कोई तर्क है, कोई रीजन है कि बेतुका हमने नियम बना दिया, तो रीजन भी हम लोग देखेंगे। और फिर मोरालिटी, मोरालिटी मतलब कि खुद क्या वो खुद मतलब कि कितना नैतिक है अनैतिक है। तो जैसे सती प्रथा बिल्कुल मोरालिटी के मेजरमेंट पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। वो किसी भी एक सब समाज में या फिर एक विकसित समाज, पढ़े लिखे समाज की यह पहचान हो ही नहीं सकती है कि हम महिलाओं को उनके अधिकार छीने और उन्हें सती होने पर मजबूर कर दें। तो मोरालिटी के पैमाने पर भी वो खरा नहीं उतरा, इसलिए हम लोग ने उसे खारिज कर दिया। आप समझते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। तो देखिए, जुडिशियल प्रेसिडेंट इट रेफर्स टू प्रीवियसली डिसीजन जजमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट। तो देखिए, जब कोई सुपीरियर कोर्ट होगा, वो किसी डिसीजन कोई जजमेंट दिया तो उसके नीचे के कोर्ट को उसे ऐसे लॉ मानना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जब न्यायालय द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है तो उसे जुडिशियल लॉ कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट की बात जब हम करते हैं तब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, अपर कोर्ट के जजमेंट को निचली कोर्ट को या फिर अपर कोर्ट को ही ऐसे लॉ के रूप में देखना चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 के तहत, आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ ट्रैक कहते हैं, हम लोग आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, हम लोग पढ़े दूसरे यूनिट में भी पढ़ा था। और 215 के तहत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, यानी कि जिसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उससे लोअर कोर्ट को मानना ही मानना होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या उसको बदला जा सकता है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे बाद में बदल सकती है? तो हाँ, बदल सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त होनी चाहिए। अब शर्त क्या होनी चाहिए हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो डिसीजन है वो 5 बेंचों की टीम ने दिया है, 5 जजों की एक बेंच थी, उसने डिसीजन दे दिया। तो अब क्या होगा कि अगला, अगर इस डिसीजन को पलटना है हमें, तो फिर हमें इससे ज्यादा जजों की एक बेंच बैठेगी और फिर इस डिसीजन को पलट सकती है, ना तो इससे कम और ना ही, और फिर निचली कोर्ट भी इस डिसीजन को नहीं पलट सकती। जैसे अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसे तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है, या फिर हाई कोर्ट में ही उससे ज्यादा जजों की बेंच बैठेगी, वो पलट सकती है। ऐसा हम लोग में देखा गया था। जैसे कि गोलकनाथ मामलों में 11 बेंच की जजों ने गोलकनाथ मामले में डिसीजन अपना सुनाया था, तो फिर उसे पलटा गया था केशवानंद भारती केस में। लेकिन केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी उसे पलटने के लिए। और जब 5 जजों की, जब भी संविधान को इंटरप्रेट करना हो, संविधान की व्याख्या भी जुडिशियल प्रेसिडेंट द्वारा की जा सकती है। लेकिन शर्त यही होगा कि जब भी संविधान की व्याख्या करने के लिए कोई बेंच बैठेगी तो 5 जजों की बेंच होगी, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं।
आप समझते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। तो केशवानंद भारती केस में फैसला दिया था कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट जरूर कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स को पार्लियामेंट कभी नहीं बदल सकती है। क्यों? जो अब बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या था, तो जिसका एम लेके हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान को बनाया था। अब सबरीमाला केस को समझते हैं। तो सबरीमाला केस में भी जो डिसीजन आया था 2018 में, तो सबरीमाला केस में नियम क्या था कि केरला में एक मंदिर था, सबरीमाला मंदिर। तो वहां महिलाओं 10 वर्ष से 50 वर्ष के महिलाओं को जाना वहां पे पाबंदी था, वहां पे जाने की मनाही थी। अब 10 से 50 वर्ष मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन जो पुराणों में लिखा गया, जो वहां की परंपरा चलती आ रही है, ऐसा मान लिया गया कि जिस महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है वह उस मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती है। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के डिसीजन से खारिज कर दिया था और कहा था कि नहीं, ये अधिकार का हनन है, महिलाओं को भी वहां जाने का अधिकार होना चाहिए, सभी महिलाओं को जाने का अधिकार होना चाहिए। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जो डिसीजन दिया गया था 4-1 के 5 क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना था, तो 5 जजों की बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 4-1, और जो एक महिला, जो एक जज थे जो ये कहे थे कि नहीं, उसमें महिलाओं की पाबंदी को जारी रखना चाहिए, वो महिला थी। और जो 4 जजों ने महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया वो जेंट्स थे। ये काफी मजेदार मामला था। अब हम लोग समझते हैं कि सिद्धार्थ केस में क्या हुआ। तो सिद्धार्थ केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजीबीटी को कोई अधिकार नहीं हमारे देश में, लेकिन बाद में 2021 में अपने ही फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, उससे ज्यादा बेंच की टीम, जजों की बेंच बैठी और अपने फैसलों को पलट दिया, और बाद में एलजीबीटी को भी वह सारे अधिकार देने की बात कही जो हमारे देश में मेल और फीमेल को अधिकार मिलते हैं। इसी सिद्धार्थ केस को ही आगे जाके जब डिसीजन लाया गया तो सेक्शन 377 को भी खारिज किया गया, जो कि समलैंगिकता से जुड़ा था। आप समझते हैं लेजिस्लेशन क्या होता है। तो जब भी कोई एक्ट पार्लियामेंट बनाती है तो उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। ऑस्टिन ने इसे मेजर सोर्स ऑफ लॉ कहा था। ऑस्टिन भी एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि जो लेजिस्लेशन है वो मेजर सोर्स ऑफ लॉ किसी भी देश के लिए होता है। तो लेजिस्लेशन जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, लेजिस प्लस लेटम से बना हुआ है। तो लेजिस मतलब लॉ होता है, नियम कानून, और लेटम मतलब मेक। तो लेजिस्लेशन यानी कि वो बॉडी जो नियम कानून हमारे देश में बनाती हो। इन मॉडर्न टाइम कंसीडर एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। अभी तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी नियम कानून बनते हैं वो संसद से ही बनते हैं, संसद को ही नियम कानून बनाने का अधिकार है। लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायिका हिंदी में कहते हैं। आप समझते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जो हेड हो गया सोवर्जन। अब सोवर्जन का मतलब समझते हैं। सोवर्जन का मतलब वह बॉडी जो सुप्रीम है, जो अपना फैसला लेते समय किसी से पूछेगी नहीं, मतलब कि वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी, वो संप्रभु है, खुद में ही वो एक सुप्रीम बॉडी है। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन के अंडर बनाती है, वो सुप्रीम है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इनेक्टेड अंडर डेलीगेट अथॉरिटी ऑफ सोवर्जन बॉडी। तो ऐसा बॉडी जो लॉ बना सकती है लेकिन वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम खुद सुप्रीम जो कमांडेंट है, पार्लियामेंट है, वो एक ऐसी बॉडी को बना दिया लोअर लेवल पे कि आप जाइए, आप नियम कानून बना सकते हैं। जैसे कि पंचायत में कोई नियम कानून बना, छोटे स्तर पर कोई नियम कानून बना, तो वो कानून है लेकिन उसे पलटा जा सकता है। ऐसे तो ये जो सुप्रीम लेजिस्लेशन भी कानून बनाती है उसे पलटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हालत पलटने में, एक बार अगर बिल एक्ट बन गया तो उसे पलटने में हालत खराब हो जाता है, लेकिन सबऑर्डिनेट में आराम से उसे पलटा जा सकता है। उसे कभी कभी कोर्ट भी साधारण बहुमत से पलट देती है। आप समझते हैं कि वह ऐसे कौन से बिल हैं जो हमारे देश में लेजिस्लेशन के तहत उसे एक्ट बना दिया गया। तो जीएसटी आपको पता होगा कि जीएसटी हमारे देश में लेजिस्लेशन ने बनाया था। उसके अलावा आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, वो भी लेजिस्लेशन ने किया था, और हिंदू कोड बिल भी लेजिस्लेशन द्वारा ही बनाया गया। तो ये सब सारे कानून हमारे देश में लेजिस्लेशन बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कोर्ट स्ट्रक्चर्स और पार्लियामेंट कैसे कानून को बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।